देखी थी कि सी प्लस प्लस का हिस्ट्री क्या था, सी प्लस प्लस को डेवलप कौन किया था, तो बेजर्ने जो भी था, जार्ने स्ट्रॉप कहते थे इसको था। ये क्या था, सी सुपर सेट था हमारा, इसका अलग अलग हम लोग देख चुके थे कैसे। सी प्लस प्लस की फीचर्स की बात करें तो सभी को पता है, चलो फिर भी देखते हैं। सी प्लस प्लस पहला क्या कर रहा है, सिंपल है। दूसरा मशीन इंडिपेंडेंट या पोर्टेबल है। तीसरा मिड लेवल लैंग्वेज है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चौथा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पांचवा इसका फीचर क्या है, इसकी रिच लाइब्रेरी है। छठा मेमोरी मैनेजमेंट। सातवां फास्ट स्पीड। आठवां पॉइंटर्स। 9 रिकर्सन। 10 एक्सटेंसिबल। 11 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड 12 कंपाइलेबल सी। अब इन सभी को थोड़ा थोड़ा देखें। सिंपल का मतलब क्या हुआ कि सी प्लस प्लस इज ए सिंपल लैंग्वेज इन सेंस दैट इट प्रोवाइड a structured approach to break the problem into parts, rich set of library function and data types। इसमें बोला कि सी प्लस प्लस हमारा एक सिंपल लैंग्वेज इस केस में है कि ये हमको क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर अप्रोच दे रहा है, जहां पे हम अपने प्रॉब्लम को, तुम लास्ट क्लास में भी बताए थे कि हमारा सी प्लस प्लस एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारा सी प्लस प्लस एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। ये तुम्हारा एक क्या है, जिसको हम लास्ट क्लास वर्ड बोल रहे हैं, जो हम बोले थे लास्ट, ये प्योर नहीं है। ये हमारा दोनों चीजों को फॉलो करता है, उप्स के भी कंसेप्ट को फॉलो करता है और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के भी कंसेप्ट को फॉलो करता है, क्योंकि ये इसमें हम कहे थे सी के भी ये कोड्स को सपोर्ट कर रहा है। हल्का बहुत चेंज करके हम सारे सी के कोड्स को सी प्लस प्लस में रन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट कर रहा है और इसको भी। तो इसलिए कहा कि ये क्या है तुम्हारे, इसलिए इस यहाँ लिखा कि ये स्ट्रक्चर अप्रोच को भी फॉलो करता है, जो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग का फीचर है स्ट्रक्चर अप्रोच। फिर इसकी रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस है, बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है, बहुत अलग अलग लाइब्रेरीज थी बनी हुई। जैसे एक लाइब्रेरी की डिस्कस किए थे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, एसटीएल, जो बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है इसकी, क्योंकि वो लाइब्रेरी पूरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। उस लाइब्रेरी में सारे डेटा स्ट्रक्चर का अलग अलग का इम्प्लीमेंटेशन टेम्पलेट बना के रख दिया हुआ है, क्लास के रूप में टेम्पलेट बना करके तुम उन सभी को कॉल करते हो। और तुमको जैसे सी में हमको अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमको कोड लिखना पड़ता था, मैलॉक कैलॉक के थ्रू हमको डायनेमिक मेमोरी कोड। यहाँ पे वो कोड तुमको नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करो और तुम अपना वो ये कर सकते हो। फिर इसमें डेटा टाइप्स अलग अलग है जो भी। दूसरा हो गया ये मशीन इंडिपेंडेंट है, ये और पोर्टेबल है। मशीन इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि अगर सी प्लस प्लस का अगर एक कोड हम किसी एक मशीन में लिखते हैं, तो हम उसको दूसरे के भी मशीन में रन कर सकते हैं। ये हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज, सॉरी असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज जो था उसमें ये काम नहीं था। उसको जिस मशीन में लिखते थे उसी मशीन में वो रन हो सकता था। सी प्लस प्लस को हम दूसरे मशीन में भी रन कर सकते हैं। उसके बाद ये पोर्टेबल, पोर्टेबल इन सेंस का हम कहीं से कहीं इसको ले जा सकते हैं। हम अपने एक प्रोग्राम को लिखे, उसको पेन ड्राइव में डाल करके हम दूसरे के कंप्यूटर में लेके चले गए, कहीं भी गए हम लेकर चले गए। हम अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिखे अपने घर पे, और उसको हम अति घर के कंप्यूटर पे लिखे। घर घर में मान लो मेरे पास डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पे हम लिखे और उसको हम पेन ड्राइव में डाल करके अपने हॉस्टल में ले जाकर लैपटॉप पे भी हम उसको रन कर रहे हैं। ये हुआ पोर्टेबल हमारा, क्योंकि ये, और उसके बाद ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये नहीं डिपेंड कर रहा है कि तुमको कौन से प्लेटफॉर्म पे हो। तुम अथी विंडो में लिखे हो, तुम उस पे भी जा करके रन कर सकते हो। तुम एक कोड को अगर कोड ब्लॉक में लिख दिए या देवसी में लिख दिए, तुम उस कोड को उठा करके तुम लिनक्स पे भी रन कर सकते हो, सिर्फ तुमको कंपाइल फिर से करना पड़ेगा, कुछ नहीं। ये हुआ। फिर मिड लेवल लैंग्वेज का मतलब, मिड लेवल की ये हमारा क्या करता है, दोनों के कोड को कर रहा है। लो लेवल लैंग्वेज के भी को सपोर्ट कर रहा है और मिड लेवल और हाई लेवल के भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे सी इज ऑल्सो यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग। इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन सच एज कर्नल ड्राइवर। इट ऑल्सो सपोर्ट द फीचर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिड। तो यही सी हमारा क्या करता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट कर रहा है। इस कारण से हम इससे एक सिस्टम एप्लीकेशंस भी डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कर्नल हो गया, ड्राइवर। और ये हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारा जावा पाइथन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, इन सभी को भी सपोर्ट करता है। अब हाई और लो किस बेसिस पे कर रहे हैं ये हम बहुत बार बता चुके हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग को हम जिस मशीन पे लिखे हैं सिर्फ उसी मशीन पे रन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोग्रामिंग करे जो जिस प्रोग्रामिंग को, जिस कोड को
हम जिस मशीन पे लिखे उसी मशीन पे रन कर सकते हैं, दूसरे मशीन पे हम नहीं रन कर सकते हैं, यानी मशीन डिपेंडेंट है, तो उसको हम लो लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जैसे सी प्लस प्लस भी हमारा है, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सभी है हमारा, फिर सी भी था, सी, इन सभी का हाई लेवल करते हैं। क्यों? तो इन सभी में लिखा हुआ कोड को हम किसी भी मशीन पे रन कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज हम कहते हैं। तो सी प्लस प्लस हमारा दोनों को सपोर्ट कर रहा है, दोनों टाइप के काम को, इसलिए हम उसको मिड लेवल कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का बात हमें बता चुके हैं कि सी प्लस प्लस को हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हम सी में अपने प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शन में ब्रेक डाउन कर सकते थे, वैसे ही हम सी प्लस प्लस पे भी अपने प्रोग्राम को अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको पहले पता है सी प्लस प्लस सी के फीचर्स को सपोर्ट करता है। फिर इसका रिच लाइब्रेरी है कि C++ प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक डेवलपमेंट फास्ट। इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस है जो हमारे डेवलपमेंट को फास्ट करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का, इट सपोर्ट्स द फीचर ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये हम लोग सी में देख चुके थे कि जो सी भी हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता था, ये भी करता है। तो यही कहा कि हम इसमें किसी भी समय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवा सकते हैं और फिर उसको फ्री फंक्शन को कॉल करके उसको हम फ्री भी कर सकते हैं। स्पीड की बात कर रहा है तो द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज फास्ट। ये बोला कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। पॉइंटर का, सी प्लस प्लस प्रोवाइड द फीचर ऑफ पॉइंटर, वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द memory by using pointer, we can use pointer for memory structure function array etc। ये सारा काम जो सी में हम लोग जो पढ़े होंगे, हम लोग पढ़ रहे थे, ये डेटा स्ट्रक्चर का क्लास कर रहे थे, तो वहां देखे थे कि कैसे पॉइंटर को हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे थे, कैसे फंक्शन में यूज कर रहे थे, एरे में यूज कर रहे थे, ये सारा काम। रिकर्सन उसके बाद कहा कि इन सी प्लस प्लस वी कैन कॉल फंक्शन विथ इन फंक्शन, इट प्रोवाइड द कोड रियूजिबिलिटी फ्रॉम ईच फंक्शन। यहाँ बोला कि सी प्लस प्लस हमको क्या कर सकता है, यहाँ पे हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यानी यहाँ हर फंक्शन के लिए कोड रीयूजेबिलिटी होता है। उसके बाद एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल कहने का मतलब कि ये सी प्लस प्लस एक एक्सटेंसिबल है, ये सी हमारा नहीं था, ये एक्सटेंसिबल है कि इसमें कोई भी नया फीचर को हम इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। हम कोई भी अगर मार्केट में न्यू फीचर आ रही है उसको हम सी प्लस प्लस के थ्रू इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कर रहा है, सी प्लस प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उप्स मेक द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इजियर। देखो यही फीचर है यहाँ के सी प्लस प्लस का, क्या है, एक मिनट जस्ट वेट कर रहा हूं। ओके, कि हमारा क्या है, उप्स क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट या मेंटेनेंस को इजियर बनाता है, क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं, अपने कोड्स को क्लास के रूप में ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हम उसको अलग अलग आगे पढ़ेंगे इनहेरिटेंस या अलग अलग फीचर्स जो है उन सभी के हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कोड को एक ब्रेक डाउन करते हैं, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं, जिसके चलते हम उसको बाद में उसमें अगर कोई एरर होता भी है तो हम उसको एरर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। बाद में अगर उसको कोड में हमको कोई चेंजेस करना है तो वो चेंजेस हम इजीली कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट करना, अगर हमको कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो वो प्रोग्राम हम उप्स के थ्रू इजीली बना सकते हैं। जबकि प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी जैसे सी थी, उनमें क्या था, हम लिख तो सकते थे, ऐसा नहीं था कि उसमें लिख सकते नहीं सकते थे, लेकिन वो फिर क्या होता था, जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बड़ा होता या जैसे जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट बड़ा होता, फिर उसको मैनेज करना उतना इजी नहीं रहता, उसको बहुत ज्यादा थी। अगर तुम्हारा कहीं प्रॉब्लम हुआ फिर पूरे प्रोग्राम को लेके बैठो, अब मान लो 1 लाख 2 लाख लाइन का तुम प्रोग्राम लिखे, 10,000 लाइन का प्रोग्राम लिखे, तुम्हारे प्रोग्राम में कहीं फॉल्ट हुआ, बैठ करके तुम ऊपर से नीचे तक फाइंड करते रहो, डिबग करते रहो, प्रॉब्लम था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारे को क्लास में तोड़ दे रहे हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो क्लास में अगर हमको प्रॉब्लम हो भी रहा है तो हमको पता चल जा रहा है, अच्छा इस क्लास में कहीं प्रॉब्लम है। अगर मेरा मान लो एक क्लास, हम 10 लाइन के कोड का एक क्लास बनाए, हमको पता है कि इस क्लास में प्रॉब्लम हो रहा था, हमको 10 लाइन ही फाइंड करना पड़ेगा, 11वां लाइन हमको नहीं देखना पड़ेगा। फिर इनहेरिटेंस का फीचर जो आएगा वो एक अथी अपने आप में थी है। तो इन सभी के कारण क्या है, हमारा उप्स थी है, तो ये कहा सी प्लस प्लस उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी करता है। फिर कंपाइलर बेस्ड, सी प्लस प्लस इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, इट मीन्स विदाउट कंपाइलेशन नो सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड। ये हमको पता है
कि सी प्लस प्लस एक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, सी भी हमारा था, तो ये जावा भी है, पाइथन फिर नहीं है तुम्हारा, क्योंकि पाइथन में कंपाइल नहीं करना पड़ता है। तो ये सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है कि कोई इन सभी के कोड को हमको पहले कंपाइल करना पड़ता है तब रन कर सकते हैं, बिना कंपाइल के हम रन नहीं कर सकते। क्लियर है ये? रिकर्सन की अगर बात करें तो सी में क्या नहीं होता था वो बताते। सी में अगर मान लो हम एक फंक्शन, मान लो फंक्शन बना ऐड नाम का, इस ऐड नाम के फंक्शन में हम एक सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते थे, ये हमको सी काम करने की, यानी एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन नहीं कॉल कर सकते थे। अब रिकर्सन क्या है? रिकर्सन ये नहीं है, रिकर्सन हमारा क्या है कि एक फंक्शन खुद को कॉल करेगा, एक फंक्शन खुद को कॉल करेगा, ये ऐड नाम का फंक्शन क्या करेगा? खुद को कॉल करेगा। अब कहोगे इसका क्या यूज है? इसका रिकर्सन तुम्हारा एक तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एक स्ट्रेटजी है। आगे हम ये नहीं बताए थे जहां पे इसके थ्रू से, अब कहोगे ये बेनिफिशियल कहाँ होता है? तो रिकर्सन हमारा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिकर्सन के थ्रू हम बेटर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमको पता था, हम लूप के थ्रू सॉल्व करते थे, वो हम लूप के थ्रू जो सॉल्व करते हैं उसको हम इटरेशन कहते हैं। जब हम लूप्स पढ़ा रहे थे वहां बताए थे कि हमको उस प्रोसेस को इटरेशन कहते हैं। तो वो इटरेशन के थ्रू जो हम सॉल्व करते थे उससे कम बेटर टाइम में हम उसको रिकर्सन के थ्रू फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो ये काम हमारा सी प्रोवाइड करता था, ये काम, लेकिन ये काम हमको सी नहीं प्रोवाइड करता था, ये हमको सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये चीज था कि एक फंक्शन कि सी हमको ये चीज प्रोवाइड नहीं करता था कि हम एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन को कॉल कर सके। हाँ, रिकर्सन अलग था कि एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। ये कंपाइलर का यूज हम लोग सी के लिए करते थे, सिर्फ वही कंपाइलर का हम यूज यहाँ भी कर सकते हैं। जो हम सी के लिए जो हम अगर लैपटॉप की बात करें तो हम देव सी या कोड ब्लॉक यूज करते थे, या मोबाइल की बात करें तो सी एक्स एक्स ड्रॉइड था, या ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते थे, वो सेम कंपाइलर हम यहाँ यूज कर सकते हैं। के केस में ये हमारा जो एक्सटेंशन होती है ये बहुत मायने रखती है कि किस टाइप का तुम्हारा एक्सटेंशन है, क्योंकि यही एक्सटेंशन है जो तुमको, एक्सटेंशन इन सेंस कहने का मतलब कि हम जो फाइल के एंड में डॉट पीडीएफ देखते हैं, या डॉट जेपीजी देखते हैं, डॉट जेपीईजी देखते हैं, डॉट एमपी4 देखते हैं, ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि यही एक्सटेंशंस डिटरमाइन करती है कि वो प्रोग्राम किस प्रकार का है। जैसे हम लोग भी पहचानते उसी चीज से, आगे का नाम तो कुछ भी रहता है। जैसे अगर हम डॉट एमपी4 का कहीं लिखेंगे, फाइल देखेंगे लिखा हुआ, तो हम डायरेक्ट समझ आते हैं कि ये वीडियो फाइल है डॉट एमपी4। अगर डॉट एमपी3 हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये ऑडियो फाइल है, या डॉट एवीआई है तो वो अथी है। तो ये मायने, अगर डॉट पीडीएफ है तो हम समझ जाते हैं अच्छा ये पीडीएफ है। एक डॉट डॉक है, डॉक्स है, तो ये हम समझ जाएंगे एक वो डॉक्यूमेंट का विंडो का, एमएस विंडो का फाइल। तो ये मायने रखता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो हम लोग यूज कर रहे थे उसी कंपाइलर का यूज करें। हम अभी तक उसमें सी लिखते थे, डॉट सी करके लिखते थे, अब वहां पे हम डॉट सीपीपी के सेव करेंगे। तो ये पार्ट हम स्किप कर रहे हैं कि कैसे सेटिंग करते हैं, क्योंकि वो कंपाइलर वही है, कंपाइलर तुम्हारा वही है, सी का जो कंपाइलर वही तुम्हारा सी प्लस प्लस को भी सपोर्ट करेगा। अंतर खाली क्या होगा, पहले हम डॉट सी के एक्सटेंशन से फाइल सेव करते थे और अब डॉट सीपीपी से सेव करेंगे। तो ओके, ये पार्ट अब टर्बो सी ये बता रहा है ये कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये सब नहीं है। फिर प्रोग्राम की बात थी, लास्ट क्लास हम ये प्रोग्राम देखे थे कि बेसिक प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं सी प्लस प्लस में। तो जैसे ये था कि हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, ये सब लिख रहा है, लेकिन आईओस्ट्रीम डॉट एच कोई कंपाइलर सपोर्ट है, टर्बो सी सपोर्ट करता है आईओस्ट्रीम डॉट एच, बाकी उसके अलावा कोई कंपाइलर आईओस्ट्रीम डॉट एच नहीं सपोर्ट करता है, सिर्फ आईओस्ट्रीम सपोर्ट करता है। ये चीज कोनियो भी कोई लिखने की जरूरत नहीं, लिख लोगे। उसके बाद हम, अच्छा ये एक्चुअली ये था। उसके बाद वो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी छोड़ दिया है, तो वो लेकिन यूज करना लास्ट क्लास बताए थे कि यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं। तो हमको क्या होता है कि हम अगर ये यूज कर रहे हैं, अगर हेडर फाइल ये दो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके अंदर में कोई नाम स्ट्राइक कर जाए,
इस दोनों लाइब्रेरी के अंदर में सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम आती थी। इस दोनों लाइब्रेरी के नाम अंदर में हो सकता है कोई एक फंक्शन होगा, कोई भी एक फंक्शन हो जिसका नाम सेम हो दोनों लाइब्रेरी में, तो वो कोलाइड कर जाएगा। उस कोलिजन से बचने के लिए हम लोग एक और यूज करते हैं, क्या, वॉइड मेन से पहले हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो ये लास्ट क्लास बताए हुए थे कि ये था। क्लियर है ये सभी को? को पढ़ने के समय में भी हम देखे थे कि सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, और सी से ही सारा लैंग्वेज निकला था। और बेसिकली अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो ये तो पूरा सी ही है, सी प्लस प्लस तो पूरा सी ही है। सिर्फ उसमें क्या कर दिया गया है, कुछ मॉडिफिकेशन। चूंकि ये आया हुआ था तुमको कितने, लगभग 12 साल बाद। हमको पता है कि सी आया था हमारा 1972 में, और ये 80 में, सॉरी 8 साल बाद। तो 8 साल के बीच में जो इसमें जो जो प्रॉब्लम ढूंढा गया कि सी में जो जो प्रॉब्लम्स थी, उन सभी को ही मॉडिफाई करके एक लैंग्वेज है, इसलिए देख रहे हो उसका नाम नहीं चेंज किया गया, सिर्फ इसमें प्लस प्लस जोड़ दिया गया, जिसका मतलब हम लोग पता है इंक्रीमेंट होता, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्लस प्लस से डिनोट करते हैं। तो सिर्फ वही किया, सी में क्या किया, नए फीचर्स जो जो प्रॉब्लम आ रहे थे सी को यूज करने में, उन सारे फीचर्स को मॉडिफाई किया गया। जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर था, यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं होता है, और भी बहुत सारे जो थे उन सभी को हटा दिया गया, और यहाँ पे तुमको वो किया गया। फिर इसमें उप्स का कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और एक नया लैंग्वेज बना दिया गया। तो यही चीज है, अगर जिसको सी बेटर से आता होगा उनको सी प्लस प्लस कुछ नहीं लगेगा, एटलीस्ट इधर बेसिक्स। हाँ, क्लास ऑब्जेक्ट्स की बात अब जब हम करेंगे उप्स की, तो वहां फिर तुमको प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर सी प्लस प्लस बेसिक्स की बात करें, सी प्लस प्लस के फंक्शंस, क्लास, इफ एल्स, लूप, ये सब की बात करें, तो एरे कहीं नहीं आने वाला है कोई प्रॉब्लम। क्लियर है? इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या है, हमको सी में हम लोग यूज करते थे प्रिंटफ और स्कैनफ, यहां हम लोग सिन और सी आउट यूज करते हैं। प्रिंटफ के जगह पे सी आउट यूज करते हैं और स्कैनफ की जगह पे सिन। अब ये सब क्या है, लास्ट क्लास में बताए थे कि हम लोग सी प्लस प्लस में जो भी इनपुट या आउटपुट करवाते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रीम्स चलती है, एक तरंग चलती है। तो देख रहे हो सी प्लस प्लस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज यूजिंग द स्ट्रीम कंसेप्ट। स्ट्रीम, अब स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम इज द सीक्वेंस ऑफ बाइट और फ्लो ऑफ डेटा। तो सी प्लस प्लस में जो भी इनपुट आउटपुट की ऑपरेशंस होती है उसको वो एक स्ट्रीम कंसेप्ट को फॉलो करती है। स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या होता है, स्ट्रीम तुम्हारा हो गया कि कोई भी एक सीक्वेंस है बाइट का, बिट का, या डेटा का एक फ्लो है, डेटा का फ्लो। तो ये क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को बेटर करता है। तो यानी अगर हम सी और सी प्लस प्लस के कोड की बात करें तो हमारा कोड सी प्लस प्लस, सेम कोड अगर हम सी में भी लिखे और सी प्लस प्लस में भी लिखे तो सेम कोड, तो वो कोड हो सकता है सी प्लस प्लस में ज्यादा कम समय में रन कर जाए और सी में वो ज्यादा समय में रन करेगा। क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट लेने में ये फास्टली आउटपुट ले रही है एक गति में, वहां तुमको इनपुट लेती थी, उसके बाद तुमको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू वो क्या करता था, पहले उसको फाइंड करता था फॉर्मेट स्पेसिफिक की एड्रेस लोकेशन कौन सा है, फिर वहां जाकर के स्टोर करता था। तो ये जो प्रोसेस होता था कि तुम यूजर से इनपुट लेना, फिर उसको उस इनपुट को उस इनपुट को स्टोर करने के लिए पहले तुम्हारे वेरिएबल का लोकेशन फाइंड करना और फिर वहां जाकर के स्टोर करना, इसमें समय लगता था कुछ, जिसके चलते वो परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंटैक्ट करता है। यहाँ वैसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट जब भी तुम इनपुट और आउटपुट लेने जाते हो यहाँ एक स्ट्रीम चलता है, तरंग चलता है। वो तरंग क्या होता है, वो फ्लो ऑफ डेटा होता है जिससे तुम लोग अथी में, इसलिए तो हम आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, उसका फुल फॉर्म ही है। जैसे एसटीडीओ का फुल फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वैसे आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं अपना प्रोग्राम में। तो यही कहा कि इफ बाइट फ्लो फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिवाइस लाइक प्रिंटर, डिस्प्ले और नेटवर्क देन इट इज कॉल्ड आउटपुट ऑपरेशन। और अगर यही बाइट फ्लो तुम्हारा प्रिंटर से तुम्हारे मेन मेमोरी में हो रहा है तो इनपुट ऑपरेशन जो हमारा सीन में होता है, सीन के केस में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ऑपरेशन करते हैं। तो हम इसलिए कौन सा एरो यूज करते हैं, ये, सॉरी ये एरो, इनसाइड एरो, यानी हमारा ये देख लो इनसाइड एरो और ये आउटसाइड एरो, ये दो एरो। तो
जब इनपुट लेना रहता है तो हम लोग इस एरो को यूज करते हैं, इनसाइड एरो को, और जब आउटपुट लेना रहता है तो आउटसाइड, बाहर जाता हुआ एरो। तो यही है, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है कि मेरा क्या हो रहा है, डेटा मेन मेमोरी से बाहर निकल रहा है मेरे मॉनिटर प्रिंटर पे प्रिंट होने के लिए, और ये दिखा रहा है कि हमारा मेरा जो भी डेटा है वो डेटा इनसाइड मेमोरी से हमारा, सॉरी, वो डेटा हमारा आउटसाइड जो मेरा स्क्रीन है कंप्यूटर या प्रिंटर, वहां से हमारे मेन मेमोरी में जा रहा है, क्योंकि मेरा वेरिएबल कहाँ स्टोर है, मेन मेमोरी में। हम ए और बी नाम का मान लो वेरिएबल ले रहे तो वेरिएबल का कहाँ है ये एड्रेस, उसका कुछ ये कुछ स्पेस ले रहा होगा, ये स्पेस कहाँ है, मेन मेमोरी में। तो ये चीज है, क्लियर है ये? हेलो, यस कुछ हेडर फाइल्स दिख रहे हैं इसमें, जैसे कॉमन हेडर फाइल्स कौन कौन से हैं? एक का हेडर फाइल हम लोग आईओ स्ट्रीम है, इस ये हमको क्या करता है, डिफाइन करता है सी आउट सीन और शेयर ऑब्जेक्ट को, विच कॉरस्पॉन्डेंट टू स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड ईरर। यहाँ एक और ये आती है, मतलब ये दोनों तो हमको पता है, सी आउट और सीन का इनपुट आउटपुट लेने के लिए। अगर तुमको ईरर को शो करना है तो ये एक और तुमको है, ईरर को तुमको अगर प्रिंट करना है, तुम चाह रहे हो कि ईरर को हम प्रिंट करना चाहे, उसको प्रिंट करने के लिए एक और वेरिएबल आती है, ये एक और आती तुम्हारा कीवर्ड है शेर नाम की, CERR शेर, जिसको जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ईरर का एक स्ट्रिंग चला करके ईरर को प्रिंट करते हैं। तो ये है तुम्हारा तीन कीवर्ड है जिसको यूज करने के लिए हम आईओ स्ट्रीम का यूज करते हैं। फिर आईओ मैनिफ है, इट इज यूज टू डिक्लेयर द सरफेस यूज फॉर परफॉर्मिंग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट सच एज सेट प्रिसीजन एंड सेट डब्ल्यू। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये क्या है अगर होगा तो ये आईओ मैनिफ एक हेडर फाइल है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको इनपुट और आउटपुट को एक स्पेशल फॉर्मेट में अगर हमको देना है, हमको स्पेशल फॉर्मेट में, जैसे हम लोग अगर मान लो एक आउटपुट दे रहे हैं इसको, फ्लोट को, फ्लोट को हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं आउटपुट हम लोग 2 डिजिट, डेसिमल के 2 डिजिट तक ही फॉर्मेट हो रहे, डेसिमल के 3 डिजिट तक ही रहे, यानी हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट दे रहे हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम यहाँ उसको, उसके लिए यहाँ 2 कीवर्ड आती है, सेट प्रिसीजन और सेट डब्ल्यू। इसको यूज करने के लिए हम आईओ मैनिप यूज करते हैं। फिर अगर फाइल हैंडलिंग का जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का यूज करते हैं, तब हम लोग एफ स्ट्रीम नाम के हेडर फाइल का यूज करते हैं, ये यूज टू डिक्लेयर सर्विस फॉर यूजर कंट्रोल फाइल प्रोसेसिंग। तो ये अलग अलग है तुम्हारा, वही देखो स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए ये है। सर बोलो एरर प्रिंट कुछ, जैसे यहाँ आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमको ये क्या करता है, सी ये फीचर हमको प्रोवाइड नहीं करता था, एरर हैंडलिंग का, एरर हैंडलिंग का हमको फीचर नहीं प्रोवाइड करता, कि कुछ भी एरर आता था तो हमको वो उस पे दिखता था, वो पता नहीं चलता था। यहाँ हमको एरर को भी हैंडल कर सकते कि एरर मेरा कैसे प्रिंट होना चाहिए, क्या एरर प्रिंट होना चाहिए, वो यूजर यहाँ एरर को हैंडल कर सकता है, हमारा एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। वहां पे जो सिस्टम डिफाइन सी में क्या था कि जो एरर हमको सिस्टम डिफाइन कर दिया था, जो हमारा प्रोग्रामर डिफाइन कर दिया था, जो कंपाइलर में डिफाइन हो चुका है, सिर्फ वही एरर हमको दिखता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हम एरर को अपने अनुसार ढाल सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मेरा ये प्रोग्राम रन ना करे तो आप ये एरर दीजिए, मेरा प्रोग्राम का ये लाइन ना रन करे तो ये आप एरर दीजिए, मतलब तुमको क्या एरर देना है तुम डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे प्रोग्रामर ये डिसाइड कर सकता है कि क्या एरर हमको देना है, कैसे। उसके लिए आगे जब एरर हैंडलिंग अगर पढ़ेंगे तो उसके लिए होता है हमारा 3 थी, देखो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का हो, एक्सेप्शन मतलब एरर। तो उसके लिए कुछ कुछ कीवर्ड्स है इसमें ऐड किए हुए, उप्स में कुछ कुछ कीवर्ड है, जैसे है ट्राई, कैच और थ्रो है, 3 कीवर्ड है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एरर को ये डिसाइड करते हैं। तो वही थी है ये चीज यहाँ पे थी में, क्लियर है? यस सर हमको क्या एरर देना है वो हम इस यहाँ पे हमको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको एरर प्रिंट करना है कि अगर हम एक लूप चला रहे हैं, कि 1 से 10 तक का प्रिंट करने का, 1 से 10 तक का प्रिंट करने का, और हम चाह रहे हैं कि जैसे ही मेरा आई का वैल्यू 10 से एक्सीड करे, आई का वैल्यू 10 से एक्सीड करे, हम लूप चला रहे हैं क्या, 1 से 10 को प्रिंट करने का, कि फॉर
आई इजकल टू 0, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। हम ये लूप चला रहे हैं और इसके थ्रू हम क्या करें, आई को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर सी प्लस प्लस की बात करें, सी आउट आई, हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब प्रिंट करवा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि ये जब 10 तक तो प्रिंट करेगा, 10 के बाद ये क्या करे, हमको कुछ एरर दे, तो एरर प्रिंट करे। तो हम यहां क्या करेंगे, अब कह देंगे कि इफ अगर मेरा आई ग्रेटर देन 10 हो जाए, या यहाँ पे 10 से ग्रेटर नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 हो जाए, क्योंकि यहां से 0 से 9 ही चलेगा हमारा, ये हो जाए, आप क्या करिए, मैसेज दीजिए। मैसेज को प्रिंट क्या करेंगे, सीआर से, यहां सी आउट नहीं, सीआर वैल्यू ऑफ आई एक्सीड्स 10। तो हमको जब तक ये अथी नहीं रहेगा तब तक ये प्रिंट नहीं करेगा, और जैसे ही ये एक्सीड कर जाएगा तुम्हारा तो ये प्रिंट कर देगा। एरर प्रिंटिंग के लिए हमें एक कीवर्ड ये दे दिया गया, सीआर। क्लियर है? हेलो सर तो हम 10 करवा, यहाँ क्या है, एक और कीवर्ड हमको दिया हुआ है न्यू लाइन को ठीक करने का, इंड लाइन को प्रिंट करने के लिए, या न्यू लाइन, इंड लाइन को इंड करने के लिए एक कीवर्ड है यहाँ इंडेल करके। ये नहीं भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इंड लाइन को इंड करने के लिए एक कीवर्ड ये दे दिया इंडेल। इससे क्या होगा तुम्हारा कि तुम बिना स्लैश एन यूज किए भी तुम अपना लाइन देखो चेंज हो जा रहा है। ये इंडेल के थ्रू हम सी में क्या करते थे, हमको लाइन चेंज करना रहता था, हम स्लैश एन यूज करते थे। यहां तुमको अगर तुम चाह रहे हो कि लाइन हम बिना स्लैश एन यूज किए हम अलग अलग लाइन पे अपना डेटा को प्रिंट करें, तो तुम हर लाइन में क्या करो, इंडेल लगा दो। तो यहां देखो, यहां जैसे ये क्या किया इसने, सी आउट में सी प्लस प्लस, पहला सी आउट में लिखा सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल, उसके बाद सेमी कॉलन लगाया, दूसरे सी आउट में लिखा जावा टी पॉइंट और इंडेल लगा दिया, तीसरे सी आउट में लिखा एंड ऑफ लाइन, फिर इंडेल लगा दिया। तो क्या हुआ, इस लाइन में इंडेल नहीं लगा हुआ था, पहले वाले लाइन में इंडेल नहीं लगा हुआ था, और तो इसलिए क्या हो गया, ये दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल और जावा टी पॉइंट एक लाइन में प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ इंडेल लगा दिया, कहीं स्लैश एन नहीं है, तुमको देख लो इसमें कहीं भी स्लैश एन नहीं है, ये सिर्फ इंडेल लगा दिया, इसका लाइन यहाँ चेंज कर गया। तो ये चीज कर सकते हो कि अगर तुमको ऐसा है कि हमको बिना थी, हमको यहाँ पे एंड करना है, इंडेल क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारे कंपाइलर को बता रहा है ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब जो इसके बाद कुछ भी प्रिंटिंग आपको करना है उसको आपको न्यू लाइन पे प्रिंट करना है। तो इंडेल का मतलब एंड ऑफ लाइन, इसका फुल फॉर्म हो गया एंड ऑफ लाइन। तो ये क्या कर रहा है, इसका यूज क्या है, इंडेल इज ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ ओ स्ट्रीम क्लास। जो ये आईओ स्ट्रीम में ओ स्ट्रीम जो है इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है इंडेल। इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू इंसर्ट न्यू लाइन कैरेक्टर एंड फ्लशेस द स्ट्रीम। हमको पता है कि हर अति सी आउट हम जैसे ये हम यहाँ ये कर रहे हैं, तो एक हमको स्ट्रीम चल रहा है, तो उस स्ट्रीम को एंड करने के लिए, एंड करके हमको न्यू स्ट्रीम को चालू करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेल का यूज करते हैं। जैसे ही हम इंडेल यूज करते हैं तो हम कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको यहाँ पे अपना क्या करा, इनपुट आउटपुट का जो भी स्ट्रीम चल रहा है वो स्ट्रीम को यहाँ एंड कर देना है, और फिर से अब जो नया स्ट्रीम को चलाना है, इसलिए हमारा जो भी उसके बाद डेटा आता है वो न्यू लाइन में चला जाता है। क्लियर है? हेलो यस सर। हाँ, एक काम और क्या, अब तुम्हें अगर ये सिया इंडेल के बाद अगर हम फिर से ये इसको इस इतने पार्ट को हम इसी लाइन में अगर लिख देते तो भी ये लाइन चेंज कर जाता, कोई जरूरी नहीं है कि अलग सी आउट में लिखना है तुमको, इंडेल लगा दो, इंडेल लगा करके तुम इस लाइन को, इस पार्ट को भी अगर इसी लाइन में लिख दिए तब भी तुमको वो अलग लाइन में डेटा प्रिंट करके दे देगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ की अगर हम बात करें, इसने क्या किया, इंडेल लगा दिया, इसने इंडेल लगा दिया, और इंडेल लगाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक और मैसेज देखो हम यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, यहीं पे हाई। अब ये देखो, ये इंटर यूजर से बोलेगा ही, और साथ ही साथ हाई को भी एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा। रन किया, देखो ये क्या किया,
इंटर बोला, इंटर टू नंबर, और हाई को क्या किया, नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिक ये लेके चला गया। हम दोनों को एक ही सी आउट की हेल्प से प्रिंट कर रहे थे, लेकिन तब भी उसको नया लाइन में लेके चला गया। तो ऐसे करके भी तुम क्या करते हो, मल्टीपल मैसेज को एक ही अथी सी आउट के थ्रू तुम प्रिंट कर सकते हो। जस्ट इंडेल बीच में इंसर्ट करते जाओ और मैसेज को प्रिंट करते जाओ। क्लियर हो रहा है? था उसी में था, सिर्फ वही लॉजिक यहाँ भी है। तो ये कुछ रूल्स, जो रूल वहां थे कि हमारा वेरिएबल सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर होना चाहिए, वो सर सिर्फ वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो सिर्फ होना चाहिए। फिर हमारा वेरिएबल सिर्फ अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम के बीच में हमको कोई व्हाइट स्पेस, कोई गैप नहीं होना चाहिए। फिर उसमें कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये वही चीज है। डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ भी वही वैसे ही डेटा टाइप है, बेसिक, डिराइव, इन्यूमरेशन और यूजर डिफाइंड। बेसिक्स में डेटा टाइप क्या आ रहे हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, etc। फिर डिराइव में क्या क्या आ रहे हैं, एरे, पॉइंटर, etc। इन्यूमरेशन इनम में है, और यूजर डिफाइंड में वही स्ट्रक्चर है। यहाँ भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ सी प्लस प्लस की जो स्ट्रक्चर होती है वो सी से अलग होती है, सी के स्ट्रक्चर से अलग होती है। हम आगे मूव करेंगे तो वो देखेंगे, फिर हम लोग क्लास पे स्विच करेंगे। तो ये चीज है, वही डेटा टाइप से, तो ये देखो वही सब चीज है। तो अगर देखना होगा तो एक बार देख लेना ये सब, यहाँ से तुम जाकर के साइट पे से, नहीं कहीं पे डाउट होगा तो हमसे बाद में पूछ लेना। वही सब देखो साइज है। तो ये चीज हुआ। कीवर्ड्स की बात करें तो यहाँ क्या है, हाँ कीवर्ड्स में यहाँ चेंजिंग है। कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे, तो हमारा सी में क्या था, 32 कीवर्ड्स था। जैसे अगर सी की कीवर्ड्स की हमको बात करें तो ये सब थी, ऑटो, डबल, हम लोग ये सब यूज किए थे, डबल यूज करते थे हम लोग, इंट किए, स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज किए थे, ब्रेक यूज किए थे, एल्स को किए थे। लॉन्ग हमको पता था कि लॉन्ग का यूज होता है थी, तुमको अपना अगर स्टोरेज लिमिट को बढ़ाना है तो लॉन्ग इंट हम लगा देते थे। स्विच हम लोग यूज किए थे, केस यूज किए थे, इनम नहीं यूज किए थे। रजिस्टर होता है जब हम लोग स्टोरेज उसमें पढ़ते हैं, मेमोरी स्टोरेज में, तो वहां रजिस्टर यूज करते हैं। टाइप डेफ का क्या यूज था, टाइप डेफ का यूज होता है कि हम लोग जब अपना खुद का थी कोई डिफाइन करते हैं मैक्रोज, तो वहां टाइप डेफ। कैर हमको पता था। एक्सटर्न भी हम लोग जब स्टोरेज थी पढ़ते हैं, स्टोरेज क्लासेज पढ़ते हैं सी में, तो रिटर्न हमको पता था। यूनियन हम लोग देख चुके थे। कॉन्स्ट था कि अगर हमको किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है, कोई एक वेरिएबल है उसका चाह रहे कि एक बार जो हम उसमें वैल्यू दे दिए वो वैल्यू बाद में चेंज नहीं हो। मेरा मान लो जैसे हम इंट एक्स दिए, ऐसा कुछ लिए कि इंट एक्स इजकल टू 10। अब हम चाह रहे कि, और हमको पता है कि अगर हम फिर एक्स इजकल टू 20 कर दे तो ये मेरे एक्स के अंदर का वैल्यू चेंज कर देगा, एक्स के अंदर का वैल्यू चेंज कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कर दे, कॉन्स्ट लगा दे, ये कीवर्ड है कॉन्स्ट इन, तो ये हम जब काम करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं करेगा हमारा एक्स, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया कि एक बार हम अपने इस वेरिएबल में जो भी हम वैल्यू डाल दिए वो उसके बाद उसका वैल्यू चेंज आप नहीं कर सकते, या यूजर जो भी वैल्यू डाल दिया उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, यानी वो कांस्टेंट हो गया, वो एक कांस्टेंट है। तो यानी हम अपने वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए कांस्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ये था। उसके बाद हमारा क्या था, फ्लोट हमको पता है, शॉर्ट भी ये भी है तुम्हारा। ये अनसाइंड क्या होता है, अब साइंड अनसाइंड क्या होता है, तो हमको स्टोरेज के लिए ये सब होती है, स्टोरेज के जैसे इंट में अभी हम क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट इंट एक्स लेते हैं तो हम इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। हम इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों को इनपुट कर सकते हैं। हम इसमें -2 भी स्टोर कर सकते हैं और 10 भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन कर दे तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव अपना स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे निगेटिव, हम निगेटिव वैल्यू ये लेगा ही नहीं, स्टोर ही नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिए कि अब ये सिर्फ साइंड इंट को ही स्टोर करेगा, मेरा एक्स सिर्फ साइंड इंट को स्टोर करेगा। अब साइन अनसाइन को थोड़ा तुम बेटर अभी इतना समझ लो कि साइन के अंदर सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलते हैं और अनसाइन के अंदर हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों को लेकर चलते हैं। इसके डिटेल्स तुम लोग होगा अगर ये पढ़ोगे, सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डी पढ़ोगे, वहां जानोगे, वहां पे नंबर सिस्टम पढ़ोगे जब अथी का, तो वहां जानोगे साइन अनसाइन क्या होता है। अभी इतना जान लो कि साइन के अंदर हम जब अगर साइन बना देते हैं तो हम साइन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और अनसाइन के अंदर हम दोनों स्टोर कर सकते हैं। तो उस काम के लिए हमारा कीवर्ड है साइंड। अनसाइंड वही हो गया।
कंटिन्यू का हमको पता है कि अगर हम लोग एक लूप में ये चाह रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं और लूप में हम चाह रहे हैं कि हम चार मेरे लूप के अंदर 10 लाइन का कोड है और 10 लाइन का कोड में हम चाह रहे हैं कि नहीं मेरा 4 लाइन ही रन करे, 4 लाइन के बाद रन ना करे, ऐसा हो सकता है। तो हम उसके 4 लाइन के बाद कंटिन्यू लगा देंगे, तो वो क्या करेगा, लूप वहीं से तुम्हारा रिट्रैक्ट बैक हो जाएगा, 4 लाइन तक अपना लूप वर्क करने जाएगा और 4 लाइन के बाद बैक आ जाएगा फिर तुम्हारा वो, तो 4 लाइन के नीचे वाला कोड पे वर्क ही नहीं करेगा तुम्हारा लूप। ये कंटिन्यू नाम ही है कंटिन्यू। फॉर लूप हमको पता है, साइन बता दिए, वॉइड हमको पता है एम्प्टी का। डिफॉल्ट हमको पता था कि जब हम स्विच यूज करते थे तो अगर कोई केस नहीं मैच कर रहा है तो हम एक डिफॉल्ट केस बनाते थे, वो डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू। गोटू का हम लोग बता चुके थे, गोटू था। फिर साइज ऑफ हम लोग यूज बहुत ज्यादा किए थे कि ये क्या था, हर डेटा टाइप का साइज बताता था। वॉलेटाइल था, ये भी तुम जब स्टोरेज क्लास पढ़ते तो ये 4 तुमको पढ़ते, रजिस्टर्ड, एक्सटर्न, फिर वॉलेटाइल और स्टैटिक, ये 4 हमारा होता है स्टोरेज क्लास की बात करते हैं तो वहां। फिर डू हमको पता, इफ पता है, वाइल पता है, तो ये अलग अलग सी में थी। सी प्लस प्लस में ये तो होती है, इसके अलावा 20 नहीं आएंगे, यानी सी प्लस प्लस में टोटल 52 कीवर्ड्स होती है। सी में हमको 32 कीवर्ड्स थी, सी प्लस प्लस में 52 कीवर्ड्स होती है। तो 20 न्यू कीवर्ड्स कौन कौन है, ये सब है न्यू कीवर्ड। एएसएम है, अब ये सब देखेंगे। एक्सप्लिसिट है, ऑपरेटर है, दिस है। दिस मतलब ये देखेंगे जब हम उप्स यूज करेंगे तो हम बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे। दिस मतलब ये रेफर करेगा कि इस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं उस। डिलीट नाम की है, इस डिलीट के हेल्प से हम लोग अति को डिलीट कर सकते हैं, हम अपना अति को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट जो करना वहां आता था, ये कीवर्ड है। टाइप आईडी है, ये भी डायनेमिक कास्ट है, देखेंगे। न्यू है, इस न्यू की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हमको इसको लिए दिखना नहीं पड़ता, जस्ट न्यू कीवर्ड लिखे हम ऑब्जेक्ट के। अगर डेटा स्ट्रक्चर करोगे तो जैसे हमको वहां पे न्यू न्यू ब्लॉक के लिए हमको क्या करना पड़ता था, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करना पड़ता था। यहाँ पे तुम न्यू कीवर्ड लिख दोगे, तुम्हारा एक न्यू ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। जो हम लोग वहां पे न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे लिंक लिस्ट में। टेम्पलेट है, ये जब एसटीएल पढ़ोगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, उसमें हम लोग टेम्पलेट कीवर्ड से ही अपना टेम्पलेट्स बनाते हैं। फिर इनलाइन है, म्यूटेबल है, टाइप नेम है, नेम स्पेस है, देखो ये भी एक कीवर्ड है। स्टैटिक है, फ्रेंड है, ये हम लोग जब उप्स पढ़ेंगे तो उप्स में हम उस दिन भी देखे थे कि उप्स हमारा सी प्लस प्लस हमारा क्या था, पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था। क्यों, उसमें एक फ्रेंड फंक्शन था, तो वो फंक्शन को हम किसी भी फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर पब्लिक है, तो पब्लिक प्रोटेक्टेड, और देखो एक तीसरा होगा तुम्हारा, अच्छा, पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक इसमें नहीं दिया हुआ है, प्राइवेट आई थिंक, हाँ या देखो प्राइवेट। ये 3 हमको पता है डेटा हाइडिंग के काम आता है। ये 3 हमारा एक्सेस मॉडिफाइड है, तो हम लोग जब उप्स का इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां इस तीनों का यूज देखेंगे कैसे कैसे होता है। पब्लिक यूजिंग है, तो यूजिंग हम लोग अभी करते ही है कीवर्ड यूज नेम स्पेस के साथ, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, तो वो चीज है। फिर ये है, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ ट्रू फॉल्स नाम का एक कीवर्ड ही है, तो ये कंडीशन चेक करने के लिए होता है जब उप्स के में। फिर थ्रो नाम का, यही हम थ्रो की बात कर रहे थे कि हम लोग जब एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग करते हैं ना, तो यहाँ हम ये यूज करते हैं, थ्रो, ट्राई और कैच। तो ये 3 कीवर्ड है, इस 3 कीवर्ड के हेल्प से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग करते हैं। फिर ट्रू है, मतलब यहाँ ट्रू फॉल्स एक ही है, कीवर्ड ही है। तुमको बुलियन पता होगा कि ट्रू फॉल्स क्या है, बुलियन है हमारा। लॉजिक गेट पढ़े होगे तो वहां तो पता था कि बुलियन हम लोग पढ़े थे, तो बुलियन अलजेब्रा या बुलियन, तो ये भी एक बुलियन डेटा टाइप है। तो यहाँ वो सब दिया हुआ है, तो ये सब आगे देखेंगे क्या यूज है। फिर वर्चुअल कीवर्ड है, इस वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। कहाँ, जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, डेटा अथी का उप्स का एक फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म, तो वहां हम लोग इसका यूज करेंगे। इस वर्चुअल के हेल्प से हम वहां पे वर्चुअल फंक्शंस क्रिएट करते हैं। उसका क्या काम है, बूल एक कीवर्ड है, कैच हमको बता दिए, क्लास हम लोग कीवर्ड देख रहे हैं, क्लास कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड का हम लोग क्या है, इस कीवर्ड से हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे। फिर कॉन्स्ट कास्ट है, ट्राई है, वैरकैरिटी है, ये अलग अलग है। क्लियर है, किसी में किसी को डाउट हो, इफ एल्स को एक लाइन में लिखना हो तो हम लोग ऑपरेटर, तो ये अलग अलग तुमको है। इन सभी में किसी को डाउट,
हेलो। नो सर। हाँ तो ये सब है। बोले नहीं सारा कुछ वही है, देखो हम जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं, इसलिए तो हम ज्यादा इसका पीडीएफ पीपीटी नहीं बनाए, क्योंकि हमको पता था कि एक बार जस्ट ओवरव्यू सबको करना है। जो अगर सी अच्छे से पढ़े होंगे उनको इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और फिर भी अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास तुम एक बार ये पलट करके देख लेना, लिंक तुम देख ही रहे हो जावा टिक पॉइंट, जस्ट जाकर के अपने गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे सी प्लस प्लस जावा टिक पॉइंट, तुमको निकल के आ जाएगा। देखो तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं इसे, तो यहाँ से तुम एक बार खोल करके देख सकते हो जहां तुमको प्रॉब्लम होगा वो। ये अब आइडेंटिफाइड हो गए। आइडेंटिफाइड में बोलते हैं कि सी प्लस प्लस आइडेंटिफाइड इन ए प्रोग्राम आर यूज टू रेफर द नेम ऑफ वेरिएबल्स फंक्शन एरे और यूजर डिफाइंड। अब आइडेंटिफाइड हो गया, नाम ही से कि जो आइडेंटिफाई करे, तो हम जो भी नाम जो दे देते हैं किसी भी फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, एरे को, उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। So in short, we can say that C++ identifier represent the essential element in a program which are constant variable is equal। अब इनकी नेमिंग रूल है, तो नेमिंग वही आइडेंटिफायर जो हम लोग का अभी वेरिएबल्स का नाम पढ़े थे वही आइडेंटिफायर का भी नाम वही रूल्स होता है कि इसमें भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, डिजिट होने चाहिए, पहला लेटर ये नहीं होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। तो जो जितने सारे रूल्स हमको वेरिएबल पे डिफाइन होते हैं वो सारे आइडेंटिफायर पे भी डिफाइन होते हैं। तो यही चीज है तुम्हारा। अब जैसे देखो इतने सारे ये रिजल्ट लिखा हुआ था, ये वेरिएबल था, टेस्ट 2 था, ये वैलिड था, ये भी वैलिड था, ये इनवैलिड हो गया क्योंकि इसमें गैप हो गया। इसमें क्या हुआ, हमको पता है कि स्पेशल हम अपने नाम में सिर्फ अंडर स्कोर ही एक है जो इसको हम स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे डैश को यूज कर दिया इसलिए इनवैलिड है, यहाँ पे पहले डिजिट को यूज कर दिया इनवैलिड है, यहाँ पे कीवर्ड को यूज कर दिया गया ये भी इनवैलिड है। तो ये भी ये सब अलग अलग है तुम्हारा। अब आइडेंटिफायर और कीवर्ड के बीच में डिफरेंस बताया है कि क्या होते हैं। आइडेंटिफायर वो होते हैं कि जो क्या करता है, यूज प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, और कीवर्ड वो होते हैं जो हमको कंपाइलर के द्वारा पहले से बिल्ड किया रहता है। फिर आइडेंटिफायर का नाम वेरिएबल के नाम को आइडेंटिफाई करता है, और कीवर्ड्स का नाम किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइडेंटिफायर में लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर हो सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स में हम सिर्फ लेटर देखते हैं। हम जितने भी इनबिल्ट कीवर्ड्स देखते हैं किसी में लेटर के अलावा कोई ये नहीं होता है। फिर आइडेंटिफायर हमारा लोअर केस और अपर केस दोनों हो सकता है, लेकिन कीवर्ड्स हम लोग देखते हो हमेशा कभी भी यूज करते हो, इंट यूज करते हो, फ्लोट यूज करते हो, या कोई भी कीवर्ड यूज करते हो, ब्रेक यूज करते हो, सारे कीवर्ड में सिर्फ लोअर केस लेटर रहती है, अपर केस कोई नहीं होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होते हैं कि कोई भी आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते हैं अंडर स्कोर के अलावा। अंडर स्कोर एक हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर, कीवर्ड्स में होगा ही नहीं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं। आइडेंटिफायर में क्या होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, कौन, अंडर स्कोर। कीवर्ड्स के केस में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। फिर आइडेंटिफायर का हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग लेटर लोअर अपर केस और अंडर स्कोर हो सकता है, इसका सिर्फ हमारा लोअर केस हो सकता है। फिर आइडेंटिफायर को हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर के थी में पढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पढ़ते हैं। इसको कीवर्ड्स को हम कोई फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल बोला तो ये एग्जांपल है। तो ये अलग अलग देख रहे हो, जो तुम्हारा सीए पूरा वही है। वही एक्सप्रेशंस की बात करें तो वही एक्सप्रेशंस है, तो इस सब में कुछ बताने लायक नहीं है। अगर फिर भी तुमको लगेगा तो कभी पूछ सकते हो। एक्सप्रेशंस है यही, वही सब है तुमको अलग अलग। अगर कंट्रोल की बात, कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करें तो जैसे वहां लिखते हो वैसे ही यहाँ भी लिखोगे। देखो कोई कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। हाँ चेंजेस जो था वो बता दिए। यही चीज है तुम्हारा। स्विच की बात करें तो जैसे स्विच हम सी में लिखते थे वैसे स्विच, अब जो सी नहीं किए होंगे उनको यहाँ प्रॉब्लम होगा, जो सी किए होंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। लूप की बात करें, लूप वैसे होता है, देखो यहाँ भी लूप वैसे होता है। सारा सारा देखो, सारा सारा प्रोग्राम तुमको देख करके लग रहा होगा सारा तो सी का ही प्रोग्राम है, सिर्फ उसमें वेरिएबल कुछ कुछ चेंज हो रहा है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रहा है तुम्हारा। डू वाइल हो गया, ब्रेक हो गया, कमेंट हो गया, सारा कुछ वैसे। कमेंटिंग भी यहाँ वैसे ही करते हैं, सिंगल लाइन मल्टी लाइन जैसे वहां करते थे। पूरा सी ही तो है ये, नया क्या है इसमें, कुछ नहीं नया है। नया फंक्शंस है वैसे ही फंक्शंस को करेंगे। एरे है, एरे हमारा जैसे वहां एरे होता था, देखो यहाँ भी वही एरे है।
एरे देखो यहाँ भी वैसे एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, वैसे एरे को वैसे ट्रांसवर्स कर रहे हैं। हाँ, यहाँ लूप में क्या होता है, अच्छा यहाँ सी प्लस प्लस के एरे में क्या होता है, सी के एरे में हमको क्या होता था, सी के एरे में हम अपने लूप को तीन ही वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस कर पाते थे, फॉर वाइल और फॉर और वाइल और डू वाइल। यहाँ हमको सी एरे को एक्सेस करने के लिए एक और लूप देता है, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप एक होता है, एक और कीवर्ड लूप है। इस लूप के थ्रू भी हम अपने सी प्लस प्लस के एरे को ट्रांसवर्स कर सकते हैं, यानी अगर प्रिंटिंग करना है हमको एरे के हर एक डेटा को, तो हम लोग यहाँ पे फॉर ईच लूप के थ्रू भी प्रिंट यहाँ कर सकते हैं। ये एक नया चीज यहाँ दे रहा सी प्लस प्लस। सी में अगर हमको ट्रांसवर्स करके सारा डेटा को प्रिंट करना रहता था, तो हम लोग दो ही लूप या तीन लूप यूज कर सकते थे, फॉर वाइल डू वाइल। यहाँ एक नया लूप हमको देता है फॉर ईच लूप। कैसे करते हो, कुछ नहीं, देखो int add 5 for int I colon 8 add count I। हम सिर्फ कोलोन लगा करके अपना जो भी थी एक वेरिएबल लेते हैं I नाम का, जैसे वहां भी हम लेते थे कोलोन लगा करके, जिसको हमको प्रिंट करना है, जिस एरे उस एरे का हम सिर्फ पहला नाम दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं, इसमें कोई साइज नहीं पास करे। अगर मेरा एरे का नाम ऐड है तो हम यहाँ इंट एड कोलन एड ये पास करें, ये देखो सारा डेटा ला कर प्रिंट कर दे रहा है। तो ये एक नया है तुमको यहाँ पे, ये हल्का फल्का मॉडिफिकेशन है। ये क्लियर है सभी को? हेलो, यस सर। हाँ तो ओके, बाकी सब खाली वही बोल रही है। तो ये सारा कुछ वही है, देखो जो भी था सारा कुछ वही है। एरे को कैसे पास करते थे ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, जो नहीं है वो लोग जा करके देखोगे इस सब का वीडियो। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब वही 2D 3D एरे हो गया, 1D एरे 2D एरे। पॉइंटर्स का है वही पॉइंटर्स, यहाँ भी है जैसे पॉइंटर्स है। हाँ, क्या इतना रहने दे? हेलो, पॉइंटर्स की बात करें तो वही यहाँ भी पॉइंटर्स है, तो जो न्यू होंगे उनको तो नहीं समझ में आएगा पॉइंटर। पुराने को देखो वही पॉइंटर्स, हम सबको पता है कि पॉइंटर्स का क्या क्या बेनिफिट है, वही है यहाँ भी देखो। डिक्लेरेशन की देखो वही सब चीज है, तो नया कुछ नहीं है इसमें। नया जो पार्ट है वो हम अपने तुमको फोकस करके बता देंगे। साइज ऑफ का यही तुमको पता है, ओके वेट। साइज ऑफ ऑपरेटर का पता था हम लोग, साइज ऑफ से कैसे वैल्यू फाइंड करें, देखो यहाँ पे सबको सबको अपना अपना सबका वैल्यू फाइंड किया कि इंटीजर डेटा टाइप का 4 बाइट दिखा रहा है, फ्लोट का 4, डबल का 8, कैरेक्टर का 1 ये दिखा रहा है। फिर एरे ऑफ पॉइंटर्स हमको पता था कि एक एरे का भी पॉइंटर्स हम बना सकते, पॉइंटर्स का भी एरे बना सकते हैं, पॉइंटर्स का भी एरे, जैसे यहाँ देखो ये चीज है। यहाँ मैं क्या की एक एरे को पॉइंट कर रहे हैं अपने पॉइंटर के हेल्प से, हम अपने एक एरे को पॉइंट कर रहे थे। यहाँ हमको पता था कि जब हम ऐसे करते थे कि किसी अपने पॉइंटर से किसी एरे को पॉइंट करवाते थे, तो हमारा पॉइंटर क्या करता था, एरे के बेस एड्रेस को, यानी जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट था उसके एड्रेस को पॉइंट करता था, और फिर हम उसको पॉइंटर अर्थमेटिक के हेल्प से इंक्रीमेंट करते थे। क्या दिव्या, ये सब क्लियर है ना? यस सर। हाँ, ये तो जो क्लास किए थे ये लोग पॉइंटर अर्थमेटिक के थ्रू पूरे एरे को ट्रांसफर्स करके प्रिंटिंग करते जाते थे, तो वो था, वो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा। फिर वॉइड पॉइंटर ये नहीं बताए थे, वॉइड पॉइंटर का है तो थोड़ा कह सकते हो कि वॉइड पॉइंटर होता है कि एक ऐसा पॉइंटर जो पॉइंटर क्या हो कि जिसका कोई डेटा टाइप नहीं है, उसमें तुम जिस टाइप का डेटा डाल दोगे उस टाइप का वो पॉइंट पॉइंट डेटा टाइप हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग क्या किए, इंट इंट पीटीआर लिए हैं तो इंटीजर पॉइंटर है, इंट पीटी स्टार पीटीआर लिए तो इंटीजर इंटीजर पॉइंटर है। अब इस इंटीजर पॉइंटर में हम क्या कर, और देखो यहाँ के नाम लिए इंट पीटीआर, तो हम पॉइंटर के केस में एक और चीज देखे थे कि अगर हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिए लेंगे तो वो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स के ही एड्रेस को कैरी कर सकता है, और यहाँ क्या कर रहा है, ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया है और ये फ्लोट एफ क्या लिया है, एक फ्लोट टाइप का, और इसके एड्रेस को क्या कर रहा है, पॉइंटर में स्टोर कर रहा है, इसलिए इसको एरर दिया, कैन नॉट कन्वर्ट फ्लोट टू इंट इन असाइनमेंट, एरर दे दिया।
लेकिन हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ क्या किए देखो, void ptr हम लिए, void पॉइंटर, इस उसके बाद हम इसमें इंट थी a इक्वल टू 9 किए, a इक्वल टू 9, इसमें हम अपना एड्रेस पास कर दिए। अब देखो ये बिना एरर दिए हमको प्रिंट कर दिया डेटा, हमको डेटा बिना एरर दिए प्रिंट कर दिया। तो ये चीज था void पॉइंटर का। अब डिफरेंस क्या बोल रहा है कि सी और सी प्लस प्लस के void पॉइंटर में डिफरेंस क्या है? In C we can assign the void point to any pointer without any typecasting. टाइपकास्टिंग पता होगा कि टाइपकास्टिंग मतलब हमको एक डेटा टाइप के वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो ये हम सी में हम लोग विदाउट टाइपकास्टिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। जिसको टाइपकास्ट नहीं पता होगा नेक्स्ट क्लास बताना, बता देंगे क्या होता है। टाइपकास्ट हमको यहाँ करना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो void ptr था, इसको हमको int और int ptr1 था, हम ptr में डेटा को स्टोर किए और ptr1 में हम फिर ये कर रहे हैं, तो हमको पहले इसको टाइपकास्ट करना पड़ रहा है। यही टाइपकास्ट कि हम क्या कर रहे हैं, टाइपकास्ट पहले कर रहे हैं, तो टाइपकास्टिंग ये करना पड़ता है। ये डिफरेंस है तुम्हारा दोनों के बीच के का। उसके बाद रेफरेंसेस है सी प्लस प्लस का, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे रेफरेंसेस क्या होती है। फिर ये अब हम लोग रहने देते हैं, नहीं तो फिर आउट ऑफ तुम्हारा बहुत चला जाएगा, क्योंकि अब नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं। सर क्या हुआ बोलो, कुछ प्रोग्राम करके दिखा देंगे। अभी अगर बोलोगे तो हम डायरेक्ट बता देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उसका हम प्रोग्राम तुमको दिखा देंगे कि कहाँ टाइपकास्ट करना पड़ता है हमको। और आई थिंक इसका है कहाँ करना पड़ता है वो प्रोग्राम के साथ में। टाइपकास्ट हम लोग टाइपकास्ट कहते हैं हम लोग कि अगर एक डेटा टाइप के हम को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना टाइपकास्टिंग कहलाता है। कि एक डेटा टाइप के वैल्यू को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसको हम लोग को टाइपकास्ट करते हैं। ये जरूरी पड़ता है कब? तो अगर जैसे मान लो डिवीजन कर रहे हो, जैसे मान लो हमको 7/2 को डिवाइड कर रहे हैं, हम 7/2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे हमको पता आएगा कितना 3.5, लेकिन मैथ का आई थिंक हमको पता, मैथ का एक रूल होगा, मैथ का हमको रूल पता है कि इंटीजर से हम इंटीजर को अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा इंटीजर ही आता है। यह है ना मैथ में एक रूल। यस सर। कि अगर हम इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो इंटीजर ही आता है, लेकिन ये इंटीजर तो नहीं है, ये एक तुमको थी है 3.5 इज नॉट इंटीजर आज या थी में। या अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, छोड़ो इंटीजर मैथ की बात, प्रोग्रामिंग की बात करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक इंटीजर डेटा टाइप को अगर दूसरे इंटीजर डेटा टाइप से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको यहाँ इंटीजर ही आएगा, लेकिन ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है, हमको पता है ये फ्लोट है, तो ये फ्लोट है। तो अब अगर मान लो हम इस दोनों का रिजल्ट ए में स्टोर कर रहे हैं, तो ए में हमारा क्या होगा, 3 तुमको स्टोर होगा, 3 हमारा दिखाएगा या 4 दिखाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए में अपना डेटा इसका आउटपुट को स्टोर करने से पहले हम इसको टाइपकास्ट कर देते हैं कि हमको मेरा रिजल्ट क्या चाहिए, फ्लोट में चाहिए। हम दोनों वैल्यू को हम इंटीजर पास किए, लेकिन हमको रिजल्ट क्या चाहिए, फ्लोट चाहिए। तो हम इससे पहले क्या कि ऐसे टाइपकास्टिंग कर दिए, तो अब जो ये रिजल्ट देगा वो फ्लोट रिजल्ट देगा, तो फ्लोट देगा तो 3.5 हमारा प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो क्या होता हमारा 3 ही प्रिंट करता। तो ये करके देखना एक बार तुम्हारा, तो और नहीं तो नेक्स्ट क्लास हम फिर ये बता देंगे। क्लियर है? यस सर, आज रहने दीजिए इतना ही। हाँ तो आज इतने ही पे हम